हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने कल कहा था कि आपको एसएससी जीडी की इस चैनल पे लगातार प्रैक्टिस कराई जाएगी और जो भी आपके पास 2 महीने का समय है, इनमें हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं और जिससे आपके लिए बहुत कुछ किया जा सके कि आप अपने टारगेट तक पहुँच सके, आप अपना सिलेक्शन ले सकें। उसके लिए इस चैनल पर आपको प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमने ली थी कि आपको मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कई वर्षों में पूछे गए हैं या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ामों के नज़रिए से होंगे, वो सारे के सारे सवाल यहाँ पर कराए जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये पहली क्लास एसएससी जीडी की जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स में, थोड़ा सा कई वर्षों की तुलना में, जो पिछले कई वर्षों में एसएससी जीडी ने करवाया उसकी तुलना में थोड़ा सा अच्छे लेवल के सवाल थे। सवाल की भाषाएं कैसी होंगी, किस लेवल का सवाल पूछा जा रहा, पहले तो हम प्रीवियस ईयर करने वाले हैं, उसके बाद कुछ और उसी के आधार पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होने वाले हैं। तो ये सारी बात आपको ध्यान रखनी होगी कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं और आज हम इसकी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं और आप देखेंगे खुद कि इसमें कितने बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए और ध्यान देते हैं आज की पहली क्लास है हमारी और ये प्रैक्टिस क्लास है। आपको पता है ये कैसी क्लास है? प्रैक्टिस क्लास है और इसमें हम लोग पहली क्लास पढ़ने वाले हैं जिसमें मैथ्स के कुछ बेहतरीन सवालों के साथ आज हम उपस्थित हुए। जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसी के कुछ सवाल लेकर के आए हैं और चलते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं। आप भी हमारे साथ पेन और पेपर लेकर के बैठें और कोशिश करें जैसे आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे कि आप भी उसे जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है नोटिफिकेशन एसएससी जीडी का आ चुका है और उसमें आपका सिलेबस थोड़ा सा सिलेबस में बदलाव किया गया है। पहले 100 क्वेश्चन हुआ करते थे लेकिन आज 80 क्वेश्चन और समय मात्र 60 मिनट का दिया गया है। तो आपको थोड़ा सा तैयारी अधिक बेहतर तरीके से करनी होगी पिछले वर्षों की तुलना में, जिससे आप टाइम पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ पूरा पेपर और अपना स्कोर अच्छा कर सकें। ओके, तो चलते हैं और देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर पेपरों में पूछे गए हैं। चलिए, अगर बात की जाए तो आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे कि पहले सवाल में कहा गया कि यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर, तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। इन्होंने कहा पहले क्वेश्चन में कि एक कोई ईंट है और ईंट मेंसुरेशन का पहला सवाल है। इन्होंने कहा कोई एक ईंट है और उसकी माप दी गई है। ईंट की जो माप है वो 28 सेंटीमीटर दिया है इन्होंने, इंटू 18 सेंटीमीटर और इंटू 6 सेंटीमीटर। इन्होंने जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात की है एक ईंट की, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी दी है? 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि तो 21 मीटर लंबी और 12 मीटर ऊंची तथा 36 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा है कि 21 कितना, एक सेकेंड, 28 मीटर आपका ये है, 28 सेंटीमीटर, उसके बाद 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये ईंट की लंबाई है। इन्होंने कहा कि इनके द्वारा दीवार का निर्माण करवाया जाना है। आपको पता है जब आपने मेंसुरेशन पढ़ा होगा तो दीवार जो आपकी होगी वो भी एक घनाभ के आकार की होगी, उसकी भी लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई होगी और उसकी ऊंचाई होगी। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारी चीज़ें अगर होंगी तो वो भी घनाभ के आकार का होगा। तो उसका आयतन यानी वो दीवार जो है वो कितना आयतन घेरने वाली, यही बात हम लोग यहाँ समझेंगे। तो उसकी लंबाई इन्होंने दिया है कितना, 21 मीटर, इंटू इसके बाद इन्होंने कहा है उसकी ऊंचाई है 12 मीटर और उसकी जो चौड़ाई या मोटाई होने वाली वो 36 सेंटीमीटर। सबसे ज़रूरी यहाँ पे सवाल में जो है वो है इनके यूनिट, इनके मात्रकों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ ईंट के जो माप दी गई है, उसकी विमाएँ दी गई हैं, वो सबके सब सेंटीमीटर में है और जो दीवार की माप दी गई है
वो सब मीटर और 1 सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आप सबको चेंज कर लीजिए और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 21 मीटर में 2100 और 12 मीटर कितना हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। अभी आपके सभी के सभी यूनिट सेंटीमीटर में हो चुके हैं। आप खुद बताएं कि जब एक ईंट रखी जाती है तो इतना स्थान वो घेरती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना स्थान घेरने वाली है। अब इसी तरह की कितनी ईंटें रख दी जाएं कि इतनी दीवार बन जाए, यानी इतना स्थान वो घेर लें, तो हम कहेंगे कि अगर इसी तरह की ईंटें रखनी तो माना x ईंटें ऐसी ही रख दी जाएं, तो आपका ये टोटल जो वॉल्यूम होगा वो इस दीवार के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। बस अब आपको यहाँ सॉल्व कर लेना है, सभी के सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे तीनों, और सिर्फ आपके पास यहाँ पर डिजिट रह जाएगी इतनी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि 6 से ये कट जाएगा 2 बार में, यहाँ 18 से कट जाएगा, 18 दूना 36, और ये 7 से काटें तो 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 4 से कट जाएगा ये 2 दूना, यानी बचा कितना यहाँ सिर्फ, तो आप कहेंगे x की वैल्यू आ रही 3 और कितने जीरो हैं आपके 4, अर्थात कुल ईंटों की जो आवश्यकता पड़ने वाली है वो 30,000 ईंटों की आवश्यकता हो जाएगी। और इस तरह आपका ऑप्शन नंबर इस करेक्ट हो जाएगा सी। ओके, कौन सा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना होगा आपको कि मेंसुरेशन आपके यहाँ SSC GD में लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा, और कम से कम आपके प्रत्येक सेट पेपर में 3 से 4 सवाल देखने को मिलते हैं। तो मेंसुरेशन पे आपको बेहतरीन मेहनत करनी पड़ेगी जिससे आप पेपर में टाइम पर अच्छा कर पाएँ। ओके, चलते हैं और अगले सवाल की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगला सवाल, उम्मीद है कि ये सवाल आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्या आपको पूरी तरह बातें समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो सेशन को लाइक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपये में बेची। एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक कार को बेचा है 3,80,000 रुपये में और उसे 5% की हानि हुई, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अब आपको पता है प्रॉफिट लॉस में इन्होंने जो कार को सेल किया है, जो कार को बेचा है, वो 3,80,000 रुपये में इन्होंने कार को बेचा है। कितने में बेचा है? 3,80,000 रुपये में कार को बेचा है। अब आप बताएं कि 3,80,000 में जब उसने बेचा तो हुआ क्या उसे, तो कह रहे हैं कि 5% की हानि, अर्थात उसको पैसा तो मिला है पर 5% कम मिला है, उसे अपने क्रय मूल्य के बराबर भी धन की प्राप्ति नहीं हुई। जितने में उसने कार खरीदा था उससे नुकसान हुआ है, और मात्र कितने का? 5। तो आप ये कहेंगे कि अगर 5% का नुकसान हुआ है तो उसे 95% के बराबर तो पैसा मिला ही है, और 95% मिला, और मिला कितना? 3,80,000, क्योंकि 3,80,000 में बेचा, तो आप ये कह सकते हैं कि उसने 95% के बराबर पैसा प्राप्त किया है। अब आप बताएं कि अगर इतने के 95% बराबर इतने रुपए के होता है, तो आप कह रहे हैं कि 15% अगर उसे लाभ लेना है, कितना लाभ लेना है? अगर 15% लाभ लेना है तो इस 95% को कहाँ पहुँचाना होगा? आपको पता है CP जो क्रय मूल्य होता है वो 100% के बराबर होता है, और अगर उस पर 15% लाभ लेंगे तो उसे कितने प्रतिशत के बराबर पैसा चाहिए? तो आप कहेंगे कि सर फिर तो 115% पैसा उसे कमाना पड़ेगा। 115% के बराबर पैसा मिल जाए तो 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम कहेंगे तो अगर हमें 95% की वैल्यू पता है तो हम 115 की भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर ले। आप इसे काट सकते हैं 19 से, 19 बचे 95 हो जाएगा, और 19 दूना कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो यहाँ से 5% बराबर 20,000 के, और हमें चाहिए कितना? 115%। अगर हम 5 में 23 से गुणा कर दें, क्योंकि 23 पंचे 115 होता है, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा। अगर इसमें 23 से करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 23 दूना 46। कितना? 23 दूना 46, यानी आपका आंसर आ जाएगा फिर 4,60,000 रुपये में।
अगर उस कार को बेच देता तो उसे 15% का लाभ प्राप्त हो जाता। क्या पूरी तरह आप ये समझ पाएँ क्वेश्चन? मज़ा आ रहा है ऐसे क्वेश्चनों को करने के बाद? चलिए और भी कुछ बेहतरीन सवाल ऐसे ही इस चैनल पर आपको स्पेशल एसएससी जीडी की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस डेली आप इस चैनल पर बने रहें और लगातार प्रैक्टिस करें, जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर सकें। आप खुद देखेंगे कि जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन आए हैं, किस लेवल के सवाल आए हैं और उन सभी को हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो सबसे पहली स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि आप पिछले कई वर्षों के पेपरों का एनालिसिस करें। आप देखें कि किस लेवल के सवाल वहाँ पूछे जा रहे हैं, फिर उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो आप पिछले वर्षों को पहले देखें कि किस लेवल के सवाल लास्ट ईयर में पूछे गए। एक एक सेट पेपर के आपको सवाल यहाँ कराएंगे हम, जिससे आप आने वाले क्वेश्चनों का अंदाज़ा लगा सकें किस लेवल के सवाल आ सकते हैं और उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी होगी। ओके, तैयार हैं फिर आप? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया ये समझते हैं। अगला सवाल है आपका कि एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें। अब आप बताएं, क्या आपने कभी चाल समय दूरी पढ़ा है? तो आपको एक फार्मूला पता होता है कि औसत चाल बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे औसत चाल बराबर आपको बताया गया होगा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल लगा समय, टोटल कितना समय लगता है। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल लगा समय। अब इस सवाल में इन्होंने कहा है कि पहले वो 272 किलोमीटर गया है और उसके बाद वो 85 किलोमीटर। तो आपको यहाँ से टोटल दूरी तो मिल जाएगी 272 किलोमीटर और प्लस 85 किलोमीटर। बस यहाँ निकालना क्या है आपको? टोटल टाइम। अब आप खुद बताएं कि जब वो 272 किलोमीटर जाएगा, कितना जाएगा? 272 किलोमीटर जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि समय अगर चाहिए तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। 272 जाया है, किस स्पीड से गया था? तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड से गया है, तो इतना समय लगा। अगर आप चाहें तो 4 से इसे डिवाइड कर दें, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 बटे 32, यानी 68 बटे कितना आ जाएगा? 10। इतना समय लगा है। और अगली बार इन्होंने क्या बताया है? और इन्होंने बताया कि वो 85 किलोमीटर गया है 50 की स्पीड। तो अगर वो 85 गया है 50 की स्पीड से, तो कितना समय लगा? 5 से काट दें, 17 × 5 = 85, 17 बटे 10। यानी टोटल टाइम की अगर बात करें तो 8 × 7 = 15, 6 × 7 यानी 85 बटे कितना समय लगा? 10। तो आप यहाँ भाग कर दीजिए, 85 बटे कितना? 10 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए इसे, 5 × 2 = 7 हो जाएगा, 8 × 7 = 15 और 15 की 5, 2 × 1 = 3 हो जाएगा और बटे 85 और मल्टीप्लाई कितना? 10। आप देखें तो ये संख्या कटेगी यहाँ से, किससे काट दें? 17 से। 17 × 5 = 85, 17 × 2 = 34, 17 × 1 = 17 और 5 × 2 = 10, 21 × 2 = 42 किलोमीटर प्रति घंटा उस व्यक्ति की औसत चाल रही होगी। क्लियर है पूरी तरह से? कोई दिक्कत इसमें? अगर कहीं भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करके बताएं कि इस सवाल में दिक्कत है, उस सवाल को हम फिर से, वैसे कहीं दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि एक एक बात आपको बड़े आराम से बताई जा रही है, बड़ी ही आसान सी भाषा में। कहीं दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर आपने पहले कभी पढ़ रखा है तो ये बहुत आसान होने वाला। और देखें आप कि ये सभी के सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कहाँ पूछे गए? प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगले सवाल में कहा गया है कि मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना? अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि वर्क एंड टाइम का सवाल है। कौन सा सवाल? वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। अगर आपने पहले काम समय पढ़ रखा है तो बहुत ही आसान होने वाला है। वर्क एंड टाइम में इफ़िशियंसी
का क्वेश्चन है, क्षमता पे आधारित सवाल है। दो व्यक्ति हैं, मोहन और रमेश। कौन कौन लोग हैं? मोहन और रमेश। अब आपको ये पता है कि इफिशियंसी किसकी बात कही गई? मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अब मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, तो इस बात का क्या मतलब है? 50% का मतलब होता है 1/2। अगर मोहन की क्षमता की बात की जाए तो उसकी 1/2 ज़्यादा है। इस बात का मतलब है कि अगर रमेश की क्षमता 2 है तो मोहन की क्षमता 1 ज़्यादा होगी, यानी कितनी होगी? 3 होगी। मोहन रमेश से, इन्होंने कहा है मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अगर रमेश 2 कुर्सियां बनाता है 1 घंटे या 1 दिन में, तो मोहन 3 बनाता होगा, 50% ज़्यादा बनाता है। तो यह इनकी इफिशियंसी की रेशियो आ गया। यहाँ से किसका रेशियो प्राप्त हो गया? क्षमता का। अब आपको अगर क्षमता पता है तो बड़े आराम से आप सबका समय निकाल सकते हैं। अब इन्होंने सवाल में कहा है कि दोनों लोग मिल करके एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। अब आप खुद बताएं कि अगर महेश 1 दिन में 3 काम करता है, मोहन 1 दिन में 3 काम करता है और रमेश 2, और अगर दोनों मिल जाए तो कितना काम करेंगे 1 दिन में? तो आप कहेंगे 5। और इन्होंने कितने दिन तक साथ साथ किया? 15 दिन तक। अर्थात इन्होंने टोटल वर्क कितना किया है? 75 यूनिट। कितने यूनिट टोटल काम किया? 75। और यही काम अब हमें करवाना किससे है? तो आप कहेंगे ये काम अकेले करवाना चाहते हैं। किससे? मोहन से। अब आप बताएं कि मोहन 1 दिन में कितना करता है? तो आप कहेंगे तो 3 यूनिट काम करता है, और हमें उसका टोटल काम कितना है? 75। अगर 1 दिन में 3 करता है तो 75 करने में कितना समय लगाएगा? तो आप कहेंगे फिर तो 25 दिन उससे लग जाएंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर? बताइए, कहीं दिक्कत आई इसमें? बिल्कुल है, एक बात समझ में आ रही है आपको? चलिए फिर आगे चलते हैं। तो ऐसे ही सवालों को आपको लगाना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25। अगर आपसे यहाँ रमेश का पूछता तो आप रमेश की क्षमता से भाग कर देते, आपका रमेश का काम निकल आता, समय आ जाता। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि तैयारी में क्या क्या सिलेबस है, किस चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसमें एक एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से डेली आपको टाइम देना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। कुछ लोगों को मैंने देखा कि जीडी में वो कहते हैं कि हिंदी बड़ी आसान होती है, रीजनिंग बड़ी आसान होती है। हम आपको एक बात बता दें, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप किसी 1 या 2 सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बना करके, अच्छी मेहनत करके कभी सिलेक्शन नहीं पा सकते। आपको चारों सब्जेक्टों में औसतन मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लगभग सभी सब्जेक्ट में 70, 75% आपको नंबर लाने होंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट से आज के समय में एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए आपको सभी सब्जेक्टों पर बराबर मेहनत करनी होगी, तब आप कहीं जा कर के एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन इन्होंने बताया है प्रॉफिट एंड लॉस का। फिर से कहा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी है। उसने वस्तु को कितने में बेचा है? एक वस्तु का जो एमपी है, एक वस्तु का एमपी जो है अंकित मूल्य, इन्होंने बताया वो 400 रुपये है। कितने रुपए है? 400 रुपये। इस पर 2 छूट दी गई है। क्रमागत कितनी छूट मिली? 2। 400 पर पहली छूट है 25% की, यानी ये कितने में पड़ रही थी? 75% पर। इसका 25% छोड़ दिया उसने, तो आपसे लिया कितना फिर? तो आप कहेंगे 75%। अब ये जो इतने में पड़ रही थी, उसने कहा रुकिए एक और छूट आपको मिलेगी, और अगली छूट कितने की दी? 15%। तो आपको ये पता होना चाहिए अपने आप में पुनः 100% हो जाएगा। हर चीज़ अपने आप में 100% होती, तो ये आपका 100%, फिर इस पे फिर 15% छोड़ा, तो आपसे कितना लिया? 85, और अंत में जा करके वस्तु इतने में बिक गई। बताइए इसमें कहीं दिक्कत है? चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 25 तियाँ 75, 25 चौको 100 हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तियाँ 15, 8 त्रिक 24 और 1 25। आपका फाइनल आंसर 255। देखिए आप कितना समय लगता है ऐसे सवालों को लगाने में। यह है आपके लास्ट ईयर जो पेपर में क्वेश्चन आए थे। आप एक एक सेट उठा कर देखिए, और आपको अगर मजा ना आए ऐसे सवालों को लगाने में तो बताइए, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस करके जाएं, एक एक टाइप सीख कर जाएं,
तब आप एग्ज़ाम में बैठे, मॉक आप दें, लगातार दीजिए जितने भी सेट पेपर पिछले कई वर्षों में हुए, तो आप वहाँ पर टाइम मैनेज कर पाएंगे और सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। कोई दो धनात्मक संख्याएं और जिनका रेशियो दिया गया है 3 कितना 4। दो कोई धनात्मक संख्याएं पॉजिटिव नंबर हैं और जिनका रेशियो 3:4 है। यदि उनके घनों का योग 728 है। इन्होंने कहा है कि वो जो दो संख्याएं थी जिनका रेशियो 3:4 है, उनके घनों का योग। तो घन निकालना तो पहले आप नंबर तो पता करिए कि वो नंबर क्या रहे होंगे। तो हमें तो नहीं पता है कि वो नंबर क्या, तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर 3x और क्या रहे होंगे 4x। माना कि वो नंबर 3x और 4x रहा होगा। अब इन्होंने जैसे बोला वो आप कर दीजिए। इन्होंने कहा इनके घनों का योग, तो आप इसका घन कर दीजिए और इसका भी घन कर दीजिए। जब घन करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27x³ और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64x³। और इनका योग इन्होंने दिया है, योग कितना बताया कि 728 है। अब योग है 728। अब आप जिसे आराम से जोड़ सकते हैं, 64x³ और 27x³ तो 7 4 11, 6 2 8 1 9, x³ बराबर 728 के। क्या 91 से कटेगा? तो हम कहेंगे हाँ, ये बड़े आराम से कटेगा। कितनी बार में? 8 बार में। अब यहाँ देखें कि x³ इज इक्वल टू कितना आ गया 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 और x की वैल्यू 2 है। इन्होंने सवाल में क्या पूछा था कि वो दोनों संख्याओं का योग बताना है। हमारी संख्या एक 3x थी और एक 4x थी, तो 4x 3x मिला के कितने 7x और x की वैल्यू 2 है। अगर 2 है तो आपका दोनों का मिला करके योग कितना हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत इसमें? पूरी तरह से आप एंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद है मुझे कि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में भी आ रही होंगी। बस ऐसे ही बने रहें इस चैनल पर और लगातार इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे और हम अधिक से अधिक आपके लिए क्लासें प्रोवाइड करा सकें। और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही तो आप लाइक ज़रूर कर दें, जिससे थोड़ा सा मुझे पढ़ाने के लिए और ज़्यादा जुनून मिलता है और ज़्यादा उत्साह होता है कि हाँ बच्चे पसंद करते हैं क्लास को, और अधिक से अधिक हम आपके लिए मेहनत करने के लिए उत्सुक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 15% की कमी की जाती है। उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? शुद्ध परिवर्तन इन्होंने पूछा है। तो ये शुद्ध परिवर्तन आप कैसे निकाल पाएंगे? शुद्ध परिवर्तन इन्होंने, आपने जब भी परसेंटेज पढ़ा होगा तो प्रतिशत में आपको एक सक्सेसिव मेथड बताया जाता है क्रमागत वृद्धि या कमी के बारे में। तो सक्सेसिव मेथड इन्होंने बताया कि पहली बार, वो सक्सेसिव मेथड लगाना बहुत आसान है। पहली बार संख्या में 15% की वृद्धि हुई तो सक्सेसिव मेथड क्या है? वृद्धि का मतलब प्लस का काम, 15% का क्या हुआ वृद्धि, और इसके बाद 15% की कमी भी हुई तो माइनस का 15%। काहे का? माइनस का। इनका मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस माइनस, और दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इतने में डिवाइड करना है कितने से? 100 से। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ से आता है, लेकिन अभी आपको बहुत जल्द सवाल लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्लियर है बात पूरी तरह? 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 15 15 225 और 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। और आपके लिए 2.25% तो आया, लेकिन वहाँ वृद्धि और कमी दोनों ऑप्शन में होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि माइनस क्या बताता है कि उसमें टोटल कमी आई है। अगर प्लस में होता तो आपको क्या बताता कि वृद्धि हुई है। क्लियर है? तो सक्सेसिव मेथड आपकी समझ में आया होगा। ऐसे और भी इसके मेथड, आप रेशियो मेथड से भी इसे लगा सकते हैं, x मान के लगा सकते हैं, 100 मान के, लेकिन उसके लिए आपको पहले से क्लास में बने रहना होगा, जिससे आप सारी चीज़ों को समझ पाएँ। अगर आपको परसेंटेज का बेसिक सीखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए आयुष मैथ्स पर, और वहाँ आपको मिलेंगे परसेंटेज की क्लासें, जिससे आप इसका बेसिक सीख पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? 8वें सवाल की ओर
और 8वां सवाल आज का, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात। फिर से एक सवाल, रेशियो भी है और एलसीएम एचसीएफ भी है। जब हम आपको चैप्टर वाइज, जब आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जाता है तो वहाँ पहले रेशियो, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, इसलिए सारी चीज़ें आनी चाहिए कि इनका रिलेशन कैसे है। अरिथमेटिक अगर आपको सीखना है, अरिथमेटिक में बहुत अच्छा करना है, तो आपको 2 चैप्टर विधिवत आने चाहिए, एक रेशियो और एक परसेंटेज। आप पूरी अरिथमेटिक में देखेंगे कि रेशियो और परसेंटेज हर एक चैप्टर में वहाँ सवाल जरूर मिलने वाले हैं। कोई भी चैप्टर आप अरिथमेटिक का पढ़ें, लेकिन रेशियो और परसेंटेज का बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चैप्टर में इनसे रिलेटेड सवाल जरूर होते हैं। तो अरिथमेटिक के लिए दोनों चैप्टरों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है। इन्होंने कहा 2 धनात्मक संख्याएं जिनका रेशियो दिया गया 11:17 और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, अर्थात उनका HCF, क्या बच्चा, HCF की बात की और वो है कितना, 4 है। तो आपसे पूछा उनका एलसीएम क्या होगा। बताइए, कितना आसान सा सवाल आया है पिछली बार पेपर में, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बहुत से तरीके इसको लगाने के। अगर 2 संख्याएं 11 और 17, तो आप चाहे x भी मान लें कि 11x और क्या हो जाएगा 17x, 11x और 17x। आपको पता होगा कि हाईएस्ट कहाँ है, HCF जो होता है, जो मासा होता है, वो कॉमन नंबर होता है, सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन नंबर होता है। और कॉमन नंबर अगर इन दोनों की बात करें तो दोनों में कॉमन है क्या, x, अर्थात x ही 4 है और 4 ही x है, यानी x का मान यहाँ कितना है, 4 है। तो अगर आपको x मिल चुका है तो आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त। तो लासा कैसे आता है, लासा कहता है जो कॉमन नंबर है वो तो आएगा ही, शेष जो रह जाते हैं मल्टीपल वो भी आते हैं, यानी 11 और 17। तो 11 और 17 के साथ साथ x आने वाला है, और x की वैल्यू कितनी है, 4। तो आप गुणा करें, 17 एक कम 17, 17 एक कम 17 एक 18, और गुणे कितना, 4। अब आप बताएं, 4 7 28, 4 8 32 और 2 34, 4 एक कम 4 3 7। आपका फाइनली आंसर 748। ये सभी के सभी सवाल आप 20 से 30 सेकंड में लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, सारी बातें, ट्रिक, सब कुछ आना चाहिए। अगर आपको सबसे आगे निकलना है, सबसे अच्छा करना है, एग्जाम में बेहतर करना है, तो उसके लिए सिर्फ किसी एक चीज़ को सीखने से काम नहीं होने वाला कि आप केवल x y मान करके कॉन्सेप्ट सीख लें। नहीं, यहाँ पे ट्रिक भी सीखनी है, आपको कैलकुलेशन भी बेहतरीन करना है, तब आप कहीं सबसे आगे निकल सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं केवल x से y मान करके सवालों को जल्दी लगा सकते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ सवाल जरूर लगा सकते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में हर एक सवाल को सबसे बेहतर और कम समय में नहीं लगा सकते। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और कैलकुलेशन, सारी चीज़ें बहुत अच्छी करनी पड़ेंगी, तब आप जा कर के स्कोर बेस्ट कर पाएंगे। ओके, चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले सवाल, हाँ, औसत का क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल है अगला। संख्याओं a और b और c और c और d के औसत क्रमशः 9, 6 और 4 है। बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा a और b का औसत, अभी हमने आपको कहा था कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या। औसत बराबर क्या होता, अगर हमें योग निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि औसत का संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल आएगा, योग निकल आएगा। तो अगर a और b का औसत पता है तो हम कहेंगे औसत तो आया होगा योग बटे संख्या, और ये है कितना, तो इन्होंने कहा सवाल में 9 है, औसत कितना है 9। तो आप बताएं, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये तो फिर 18 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या निकाल लेते हैं, योग निकाल लेते हैं। a प्लस बी, a और b का योग 18 आ गया। उसी तरह b और c का औसत 6 है, तो b और c का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12। और c और d का औसत कितना है 4, तो c और d का अगर योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8। आपसे इन्होंने जो पूछा वो कहा है कि a और d का औसत बताना। किसका बताना है, a और d का औसत का मतलब a प्लस डी बाई 2 ये चाहते हैं।
क्या चाहते हैं, a+d/2। अब आप क्या करेंगे इसमें बताइए। कुछ लोग समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। इतना समय नहीं होगा आपके पास कि वहाँ आप इतना कुछ करें इस सवालों के लिए। नहीं, आप देखें इस सवाल का बेहतरीन मेथड क्या हो सकता है। आप इन तीनों समीकरणों को जोड़ लीजिए। तो हम कहेंगे a+d और प्लस b और b कितने b, तो आप कहेंगे 2b, और c और c कितने c, तो आप कहेंगे 2c। 12 8 20 और कितना 38 18 हो जाएगा। हमसे चाहिए a+d/2, तो क्या करते हैं, भाग ना कर दें दोनों पक्षों में 2 से। किससे भाग कर दें, 2 से भाग कर देते हैं। और जैसे ही 2 से भाग करेंगे तो ये 2 कॉमन होके कट जाएगा। a+d/2 ही तो हमें चाहिए, तो वही तो बचा है। अब यहाँ क्या बचा है, प्लस का b+c बराबर 19 के, और b+c की वैल्यू हमें पहले से पता है 12, और 12 जाके 19 से घट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। क्लियर है। तो हमें लगता है कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा, और ये जो मेथड हमने इस तरह बताया शायद आप एक अटेम्प्ट पे नहीं कर सकते थे, या टाइम के अंदर नहीं कर सकते थे। ये आपको ध्यान रखना होगा कि इस चैनल पे ही ऐसे बेहतरीन सवाल मिलने वाले हैं। आज का अंतिम सवाल लेते हैं, ओके, और फिर मिलेंगे कल, जिसमें कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ, जो SSC GD के लिए महत्वपूर्ण क्लास सिर्फ और सिर्फ SSC GD। वैसे मैथ्स में तो सभी सवाल या गणित कोई भी अगर आपके एग्जाम में आती है तो आप सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्लास जो हमने स्टार्ट किया है स्पेशली SSC GD के लिए, ठीक है ना। अगर कोई UPP के लिए, तो UPP के लिए बहुत आसान मैथ आती है, वो आराम से तैयारी कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट सवाल इन्होंने क्या कहा कि किसी बाल्टी का 4/11 भाग, किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है। 4/11 भाग को भरने के लिए कितना समय लगता है, 5 मिनट। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब कि अगर बाल्टी के 11 भाग किए जाते हैं, 11 हिस्से, तो उसमें 4 भरने में कितना समय लगता है, 5। और हमसे इन्होंने कहा है शेष बाल्टी को भरने में कितना समय लगने वाला है। शेष बाल्टी का मतलब 11 में 4 तो भरी हुई, तो खाली कितनी, तो आप कहेंगे 7 खाली। तो 4 भरने में 5 लगता है, तो 7 भरने में कितना लगेगा, आप कहेंगे 5/4 गुणे 7। एक ही नियम से यहाँ लगा देंगे, 7×5 = 35, और बटे कितना 4, 4×8 = 32, यानी 8 मिनट तो पूरे लगने वाले हैं। 4×8 = 32 और 3/4, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, 15 चौको, यानी 8 मिनट 15 × 45 सेकेंड आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कैसे लगे ये सभी सवाल आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कल और बेहतरीन सवाल आपको हम प्रोवाइड करा सकें। और ऐसे ही बस आप इस चैनल पे बने रहें, मेहनत करते रहें, और यहाँ लगातार आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। SSC GD कल एक क्लास होने वाली है SSC CGL के बच्चों के लिए, तो CGL की क्लास को बहुत ही ध्यान से, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रह गया है, मात्र 1 महीने का समय CGL के लिए। तो ज्योमेट्री की कल क्लास 1 चलेगी, जिसमें आपको बने रहना है, और कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ कल मिलेंगे फिर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।